रिश्ता ऐप्स पे कैसे कैसे वियर्ड एंड शॉकिंग स्कैम्स आपने देखे। लड़की वालों ने बार बार इसरार किया इंगेजमेंट नहीं आप निकाह करें। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 10-12 लोग लेके आए और उनको एक टेबल पे करके ना सेपरेट कर दिया। बिल्कुल वो कहते हैं हमें वहीं से शक हो गया कि जी हमें ना कोई मिलने आ रहा है। उन्होंने उस इंगेजमेंट के बाद वेरिफिकेशन जब की, एक और क्लाइंट ने उसकी लास्ट सेमेस्टर की फीस तक लड़के ने भरी, उसके बाद उसको जॉब लगवा के थी। जब वो लड़का कहता है कि अब 2-3 साल गुजर चुके हैं, अब शादी वगैरह की तरफ बात चलती है, लेकिन उसके बाद उस लड़की ने रेंट पे शायद 20 साल से रह रहे हो। ले वालों को भी लग रहा है यार हम तो जब से देख रहे हैं उनको ये तो यहीं रहते हैं। रिश्ता करने से पहले लड़का और लड़की दोनों में वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनको देख के रिश्ता कभी भी नहीं करना चाहिए। अब मर्द जो है वो उसको होश आ रही है आजकल 30 के बाद। पार्टी शार्टी भी कर लिया उसने और उसने मल्टीपल जो है अफेयर्स चलाने के बाद थोड़ा सा ठंड पड़ गई है उसको। अब वो कह रहा है कि वर्जन लड़की की तलाश में हूँ जिसके अपने कोई एक्सपीरियंसेस ना हो, जिसको मैं अपने मुताबिक घुमाऊं फिराऊं। एक पार्टनर से जो स्टेबिलिटी रिसर्च कहती है वो आपको मिल सकती है इमोशनली एंड सेक्सुअली, वो आपको मल्टीपल पार्टनर से नहीं मिल सकती। शादी एक सब्जी है जो हेल्दी है लेकिन थोड़ी बोरिंग है। शादी के बाद चीट करने की क्या तुक बनती है? औरतों को अगर फिजिकली चीटिंग का पता चल भी जाए, दैट वाज वन नाइट समथिंग, ठीक है, लेकिन अगर वो इमोशनली चीटिंग कर रहा है तो फिर वो टोटली तौर पे शादी नहीं चल सकती। लेकिन अगर मर्दों को पता लग गया है, शादी करना गोल नहीं है, शादी चलनी भी चाहिए। आज हमने रिश्ता मेकर अगलब शेर से जाना कि उन्होंने रिश्ता मेकिंग के दौरान कैसे कैसे स्कैम्स होते देखे हैं और इन स्कैम से बचा किस तरह जाए। इसके अलावा वो कौन से रेड फ्लैग्स हैं लड़का और लड़की दोनों में कि जिनको देखकर रिश्ता कभी भी नहीं करना चाहिए। शादी के लिए एक लड़का और लड़की खुद को किस तरह से तैयार करे। अमीर लोग जब पार्टनर चूज करते हैं तो उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं और गरीब लोगों के क्या पैरामीटर्स होते हैं। ये सब कुछ जानने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखें। आप ऑनलाइन रिश्ता मेकिंग करते हैं, मुझे बताएं कि रिश्ता ऐप्स पे कैसे कैसे वियर्ड एंड शॉकिंग स्कैम्स आपने देखे हैं आज तक। उसके अंदर एक ह्यूमन बेस्ड अप्रोच है और लोग आते हैं वहाँ पे, आप ऑनलाइन सबमिशन ज़रूर देते हैं बट आपको पब्लिकली डेटा अवेलेबल नहीं होता लोगों से डायरेक्ट बात करने के लिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि मैट्रिमोनियल ऐप्स के अंदर एक यूज़र आता है और वो डायरेक्टली साइन अप करता है और प्रोफाइल्स को स्क्रॉल करने लग जाता है, लेफ़्ट राइट, स्वाइप लेफ़्ट स्वाइप राइट, और उसको जो समझ आता है वो उससे बात कर लेता है खुद ही। बिल्कुल डेफिनेटली। अब उसके अंदर कोई मॉडरेटर नहीं होता, कोई ह्यूमन बेस्ड कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो ये चीज़ की श्योरिटी दे सके कि ये बंदा एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन जो दे रहा है वो सही भी है कि नहीं। Exactly. और उसी में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैम्स होती है। अब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं लोग मैट्रिमोनियल ऐप्स पे जाते हैं और वहाँ पे डेटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उनका आप यू नेवर नो ना कि जी शादी की इंटेंशन भी है कि नहीं। एक क्लाइंट के साथ हमारे वेरी अनफॉर्चुनेट, उनका पूरा मैच मेकिंग का पूरा प्रपोजल फाइनल हो गया। उन्होंने फिजिकली जाके एक दूसरे के घर भी हो आए और वो एक मैट्रिमोनियल ऐप के ऊपर वो मुलाकात हुई उनकी, ठीक है। उन लड़का लड़की वालों ने आपस में ये चीज़ डिसाइड की कि अच्छा आपका कोई कंसर्न तो नहीं है शादी से रिलेटेड, जैसे होता है कि अगर कोई डाउरी वगैरह चाहिए लड़के को या लड़की वाली साइड पे कुछ आपको तो नहीं चाहिए। अच्छा, लड़की वाली फैमिली जो है वो वैसे ज़रा साउंड थे फाइनेंशियली, दे वर वेरी साउंड। लड़का जो है उस तरह से वो इतना कोई घर वगैरह ओन नहीं करता, मिडिल क्लास थे। मिडिल क्लास भी आजकल घर ओन कर रहे हैं लेकिन वो घर वगैरह उसका नहीं था, लेकिन सैलरी वगैरह अच्छी थी, पोटेंशियल कैंडिडेट था जिसका फ्यूचर ब्राइट था। लेकिन करंट हालात में देखा जाए तो इतना ज़्यादा कोई पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं, स्टेबल नहीं था, ठीक है। नहीं स्टेबल इन अ सेंस कि उसके पास एसेट्स वाइज कोई सिक्योरिटी नहीं थी। लड़की वालों ने क्या किया, लड़की वालों ने उनको कहा कि आप ऐसे करें कि देखें बच्चे के पास तो ये तो कुछ घर शर ही नहीं है, तो कुछ श्योरिटी दें, बच्ची हम दे रहे हैं, इतनी पोटेंशियल है उसमें, हम भी अच्छी फैमिली से आते हैं, तो आप कुछ तो करें। उन्होंने कहा आप बताएं आपका क्या कंसर्न है, हमारे पास पैसे हैं, बस अब हम अपना घर वगैरह बनाना स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक। उन्होंने उनसे डिमांड की कि आप इस लड़की के नाम प्लॉट करवा दें। ओके। और शादी से पहले, निकाह की डेट से पहले लड़की के नाम प्लॉट करा दिया जाता है। निकाह से पहले। अब देखिए ना, काफ़ी जगह पे ये भी हुआ है कि लोग हामी भर लेते हैं लेकिन निकाह के बाद कहते हैं कौन सा प्लॉट क्या अगर, तो उनका कंसर्न था नहीं आप हमारे पहले नाम। ठीक। लड़के वालों ने प्लॉट उनके नाम करवाया, इस चीज़ को स्टार्ट करते हुए कि हम घर की कंस्ट्रक्शन डेफिनेटली करवाएंगे, और उसके बाद रिश्ता ख़त्म कर दिया गया। सीरियसली? यस। रफू चक्कर हो गए। अब वो कोर्ट में उनके केसेस चल रहे हैं। ये एक सिचुएशन, एक केस मैंने आपको बताया।
फिर इसी तरह का एक सिमिलर केस था, बेसिकली एक ओवरसीज़ की क्लाइंट थी जिनको एक पाकिस्तानी मर्द ने उनको अप्रोच किया सिंगल बन के, ठीक है। और वो एज गैप उनका तकरीबन समझ लें कि वो उनकी जो एज थी वो अराउंड 40s दोनों साइड पे इसी तरह थी, ठीक है। तो लड़की को लगा कि चले अच्छा हो गया, ये हम्म। नेवर मैरिड लड़का है और मैं भी ज़रा सिक्योर हैं, तो कल को हम लोग मूव कर जाएंगे। वो लड़की आ जाती है बाहर से पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद उन लोगों का ज़ाहिर है पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लाहौर के अंदर वो एक बड़े से होटल के अंदर उनकी निकाह सेरेमनी कर दी जाती है। यू इमेजिन, अच्छा, उनकी शादी हो जाती है, निकाह नहीं मतलब शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, शादी प्रॉपर हो जाती मतलब कि प्रॉपर रुखसती भी शादी हो हो जाती जाती है, है। बिल्कुल। ठीक है। अब होता क्या है कि वो जब वहाँ से वीज़ा प्रोसेस के लिए हाँ। लड़की को नादरा विज़िट करना पड़ता है। ठीक ठीक। जब वो नादरा जाती है उसको हाँ। पता चलता है कि इस मर्द की तो शादी हो चुकी हुई है पहले, मैरिड था वो पहले मैरिड से। था पहले से, ठीक ठीक। और उसके बच्चे भी थे, और वो कराची में उसकी बीवी रिहाइश पजीर थी। उफ अल्लाह। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर लड़का एकदम से गायब हो जाता है, गायब हो जाता टोटल है। डेफिनेटली। अब वो जो उसको तो पता चल गया उफ। कि यार मेरा स्कैम तो पकड़ा गया, मैं तो वीज़ा, मैं तो हाँ। बाहर जाके जो बताना था मैंने या जो हाँ कुछ था, हाँ तो हाँ। वो गायब हो जाता है। अल्लाह। अब उसको डिवोर्स तक उसकी एब्सेंस में लेनी पड़ती है, मतलब ही इज़ नॉट इवन देयर। तो डाइवोर्स की मतलब मोहलत मिली, हो गई? हाँ, डेफिनेटली आप वो जब ज़ाहिर है वो आप ये लीगल कोई बेहतर इस चीज़ को बता सकता है, लेकिन ये कि जब ज़ाहिर है घोस्ट हो गए तो आप ले सकते हैं, खुला अप्लाई का होती है ना इस सिनेरियो में। डिवोर्स वो मर्द की साइड से अगर ना भी हो तो खुला आप अप्लाई करो तो 3 to 4 मंथ्स बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ वो दे देता है, कोई भी आपको बाउंड नहीं कर सकता। ठीक हो उसके लिहाज से ये हमारा लीगल सिस्टम है। सही। अच्छा, उसके बाद फिर एक और क्लाइंट जो असल में मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन रैंडम आपको इसलिए नहीं देना चाह रहा कि लोग इस चीज़ को लेके थोड़ा सा डर भी बैठ जाएगा लोगों का कि पता नहीं हर तरफ स्कैम ही होते हैं। लेकिन एक स्कैम नाम की भी तो चीज़ है ना, इसकी जी। अवेयरनेस भी तो होनी ज़रूरी है। नहीं, डेफिनेटली होना ज़रूरी है, और तभी ज़ाहिर है मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उन केसेस को। हाँ। बट ये कि सब नहीं कर रहे, सब तो नहीं कर सब रहे। नहीं कर रहे, लेकिन कुछ समझ लें कि थोड़ा से जो ज़रा थोड़े से भोले भाले लोग हैं वो ना जो जिनमें इतना है कि यार सब अच्छे से मिल रहे हैं तो अच्छे ही होंगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि हम नादरा में जाके उनकी वेरिफिकेशन पहले करवाएं, उनके घर पे जाके उनके एग्रीमेंट्स जो रेंट पे शायद 20 साल से रह रहे हो, यू नेवर नो कि वो 20 साल से वो उनका घर तो अपना है नहीं। मोहल्ले वालों को भी लग रहा है यार हम तो जब से देख रहे हैं उनको ये तो यहीं रहते हैं, वो क्या पता वो कोई बाहर का आदमी हो जिसके रेंट पे उन्होंने वो उनसे घर ले लिया हो और वो अपना घर करके शादी कर लें और बाद में पता चले। एक और क्लाइंट ने जिन्होंने ये इनकन्वीनियंस फेस की, उनका ये सिनेरियो था कि ही वाज अराउंड 30s, ठीक है, द गर्ल वाज वेरी यंग, और उसकी सेमेस्टर की जो लास्ट सेमेस्टर की फ़ीस तक उसने लड़के ने भरी। अच्छा, लड़के ने भरी फ़ीस तक अच्छा, उसकी लड़के ने भरी। उसके बाद उसको जॉब लगवा के थी, और ड्यूरिंग द जो भी हॉस्टल या रेंट जो अपार्टमेंट वगैरह का था वो भी भरा। अच्छा। कि जी मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ, लड़की ने भी बहुत इनोसेंस, बहुत प्यार, और जी मुझे सपोर्टिव पार्टनर है मेरा, आई वांट टू मैरी यू, अभी मेरे इस तरह से मामला ठीक नहीं है। हाँ, जो लड़कियाँ चाहती हैं कि हमें इस तरह सपोर्टिव और मैनली मर्द बिल्कुल चाहिए। मैनली मर्द चाहिए, ठीक है। अब होता यह है कि जब वो लड़का कहता है कि अब मैंने आपकी जॉब भी लगवा दी है, आपका करियर भी थोड़ा स्टेबल हो गया, 2-3 साल गुजर चुके हैं, नाउ आई वांट टू परस्यू, अब शादी वगैरह की तरफ बात चलते हैं, मेरे घर वाले मुझसे पूछते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनके घर वालों ने उसको कहा कि इस लड़की को पैसे देना बंद करो, ऑफ कोर्स कि अब ख़त्म करो इस चीज़ को, अब शादी की तरफ परस्यू करो, और इसको कहो अगर पैसे लेना भी चाहती है तो अब ये जॉब करती है, अपना करे, अपना रेंट वगैरह खुद जो कि करे, मुनासिब है डेफिनेटली। लेकिन उसके बाद उस लड़की ने ऑफ कोर्स क्या करना था, नहीं शादी की, डम कर दी। हाय अल्लाह। एंड दैट व्हाट हैपेंड। और ये भी एक रियल केस है जो हमने, और बाकी तो आप समझ लें कि इट्स वेरी यूजुअल कि आपको ये आए दिन घर उनका नहीं था, उन्होंने झूठ बोला, जेवर गलत दिया हुआ है। ये तो शादी की मसाइल तो अपनी जगह, मैट्रिमोनियल ऐप्स के अलावा वो तो भरे पड़े हैं, मतलब किसी ने अपना डिवोर्स स्टेटस छुपाया हुआ है, मतलब इट्स वेरी कॉमन प्रैक्टिस कि बताते नहीं हैं, उनको लगता है शायद पता ही नहीं चलेगा। यूनियन काउंसिल में कौन जाएगा और कौन जाके इन चीज़ों को देखेगा। शादी हो जाएगी एक दफ़ा तो फिर लोगों को बताते हैं, हाँ वो तो कर लेंगे। लड़की की साइड से भी ऐसा हुआ है, ये कि एक और केस ऐसा भी हुआ है उनमें, मतलब ये मैट्रिमोनियल ऐप से रिलेटेड नहीं है। जनरली वो ये हुआ कि लड़की वालों ने बार बार इसरार किया इंगेजमेंट नहीं, आप निकाह करें। अच्छा, बार बार, ठीक है, डायरेक्ट निकाह करें, ठीक है। अब वो लड़के वाले चले गए उनकी तरफ, और सिर्फ लड़के वालों की तरफ से तकरीबन उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 10-12 लोग लेके आएँ, और लड़की वालों की तरफ से तकरीबन 40 to 50 लोग उन्होंने एंगेजमेंट के ऊपर ही बुला लिया। अच्छा। और उनको एक टेबल पे करके ना सेपरेट कर दिया बिल्कुल,
वो कहते हैं हमें वहीं से शक हो गया कि जी हमें ना कोई मिलने आ रहा है, ना कोई जा रहा है, लोग काफ़ी हैं, लेकिन बस बच्ची आ रही है स्टेज से बार बार उठ के, वही पास बैठती है, वो 10 लोगों से वही मिल रही है, ना कोई फैमिली से मिलवा रहे हैं हमें या कुछ। उन्होंने उस एंगेजमेंट के बाद वेरिफिकेशन जब की तो लड़की डिवोर्स थी। अल्लाह, तो इसमें छुपाने की क्या बात है? एग्जैक्टली आप बात बता दें, ये कभी नहीं एग्जैक्टली छुपती। उनका लोगों का माइंड ये होता है कि 1 साल की तरह देखें, 2 ओहो। साल की तरह देखें। कल को अगर आपका रेंट का था घर या आपका डिवोर्स स्टेटस था, पता लगेगा तो और ज़्यादा दिल में बात बुरी आती है। बिल्कुल। और एक और कॉमन प्रैक्टिस है कि अगर आपको मेल इम्पोर्टेंसी है या फीमेल फर्टाइल नहीं है तो हाँ। आप तब भी ओपनली बता दें। ये जानबूझ के घर वालों को पता होता है कि 2 बच्चियों की पहले शादी हो चुकी है और उनकी औलाद नहीं हुई, और थर्ड के भी टेस्ट करवा चुके हैं और उसके अच्छा। बावजूद भी उसकी औलाद नहीं हुई। फिर भी वो बात ये छुपाते हैं कि मे भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हाथ में है, बिल्कुल है, लेकिन अगर मेडिकली आपके चांसेस हाई हैं तो ये जानना उस मर्द के हाथ में भी तो है ना, उसको भी तो कुछ बताया जाए। तो ये दोनों साइड पे इस तरह की चीज़ें ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस हैं और ये देखने को मिलती हैं, लेकिन पेसिमिस्ट नहीं होना चाहिए इंसान को, अपनी तसल्ली करनी चाहिए। लेकिन इन फ्रॉड्स और स्कैम से बचा कैसे जाए, क्या तरीकाकार है? अच्छा देखें, डेफिनेटली अगर आपको एक तो बहुत ज़्यादा लोगों की ऑ में ना आए, ऐसे लाइक इन्फ्लुएंस ना हो जाए उनकी अच्छाई से जो भी वो दिखा रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज कीप द डाउट सम हाउ। कहते देयर इज़ अ फेमस कोट, कहते हैं डाउट एवरीथिंग एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ डाउट, कि हर चीज़ का ना आप थोड़ा सा अपनी तसल्ली लाजमी रखें। और अगर उसमें आपको समझ लें कोई बंदा हेजिडेंट हो रहा है कि नहीं सर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है, आप कैसी बात कर रहे हैं, तो उस पर तो लाजमी भरोसा ना करें। हाँ, ऐसे और बंदे स्क्रैच पे जो करें खुद कह रहा है भरोसा करें, उस पर भरोसा उस ना पर करें। बिल्कुल भरोसा ना करें, हाँ। ठीक है। वो फिर देयर समथिंग शेडी, वो कुछ ना कुछ जो है वो उसमें गड़बड़ है। और आप अपनी श्योरिटी, अगर आपको ये भी मानना पड़ता है, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है कि जी मुझे घर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, कुछ लोगों की ये रिक्वायरमेंट होती है, आप लें। अगर आपको लग रहा है वाकई कि जी हो सकता है रेंटल है, हो सकता है, और जाके आप तो नादरा मैसेज करें, आपको पता चल जाता है मैरिज स्टेटस क्या है किसी का, तो वो बहुत इजीली आप पता कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट करें, हम एज अ मॉडरेटर तो ये प्रैक्टिस करते हैं। इवन हमें ऐसा भी केस एक देखना पड़ा जिसके अंदर हमें दोनों के फर्टिलिटी सेंटर से टेस्ट को वेट करवाना पड़ा उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। दोनों ओवरसीज़ के क्लाइंट थे और उनका कि कोई हिस्ट्री ऑफ STDs या किसी किस्म के कोई बीमारियां हैं तो वो हम चीज़ें नहीं डील कर सकते, और दोनों पोटेंट हैं कि नहीं, शादी के बाद बच्चे होंगे कि नहीं। कुछ लोगों के ये कंसर्न होते हैं, बाहर तो ये प्रैक्टिस होते हैं, बहुत कॉमन है, जो कि हक भी है हक कि भी है, एक बिल्कुल फैमिली आप अगर रखें। बनानी है तो वो चाहता है अगर ये डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। डेफिनेटली। अगला, रिश्ता करने से पहले लड़का और लड़की दोनों में वो क्या रेड फ्लैग्स हैं जिनको देख के रिश्ता कभी भी नहीं करना चाहिए? लड़कियों का तो सबसे पहले, आप अगर पापा की प्रिंसेस हैं कोई, जिनके पापा ने उनको बस मुंह से कुछ निकाला है उन्होंने और उनको मिल गया है, अच्छा। वो तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। देखें, एक हमारे यहाँ ना मोहब्बत की जाती है, थोड़ा सा ना ज़्यादा मोहब्बत भी कर लेते हैं हमारे पेरेंट्स हमसे। हाँ, इंतहा पसंद है, इंतहा एक्सट्रीमिस्ट पसंद हैं है, हम ठीक लोग। है। ओ मेरी बच्ची को ये चाहिए, मेरी बच्ची को 16 Pro Max चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, 8th क्लास में है वो, क्यों चाहिए 16 Pro Max आपकी बेटी को, और क्यों लेके दें? मतलब वाई इज़ इट नेसेसरी कि आप इस टाइम पे स्पॉइल कर रहे हैं? हमारे यहाँ ये होता है कि जब अगर आप बहुत प्रिविलेज फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत आपको खाते पीते हैं, अब आप कौन है ये मैटर करता है शादी के दौरान, मैच मेकिंग के दौरान। मतलब उस लड़की ने, उसकी क्या अचीवमेंट है? ये अचीवमेंट है कि उस बाप के घर से आ रही है या उस माँ की बेटी है? वो लड़का, क्या वो उस बाप का बेटा है? ये उसकी अचीवमेंट है। तो फिर आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। वो कहते हैं ना मामाज बॉय, और वहाँ से वो पापा की प्रिंसेस। तो हमने ये चीज़ देखनी होती है कि जब मैच मेकिंग प्रोसेस में आते हैं लोग, आजकल बहुत वोक हो गए हैं, उनको चाहिए कि जी इसके अपने हाथ में क्या है, ये खुद कौन है, मतलब बाप के पैसे पे ना पलाओ, अपनी क्या इसकी अपना क्या स्टेबिलिटी है है। खुद और की। लड़के भी आजकल ये देखते हैं कि जी एक बाप, उसको 3-4 लाख रुपया उसकी बेटी का खर्चा है, और उसकी बेटी बस लेने वाला हाथ है, ना वो जॉब करती है, ना उसको स्ट्रगल का पता है। तो मैं ऐसे लाइबिलिटी को मैं कैसे अपने साथ लेके चलूँगा? तो लोग आजकल बहुत ज़्यादा देखते हैं, और देखना भी चाहिए। और लोग इस चीज़ को रेड फ्लैग की तरह ही काउंट करते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं और आपने कोई स्ट्रगल नहीं देखी लाइफ में, तो आपकी क्या मतलब, हम आपको क्यों ही आपके साथ शादी की तरफ लेकिन रसूख जो करें? पापास प्रिंसेस होती है उनका भी तो हक है ना शादी करने का। नहीं, वो फिर बिल्कुल क्या है। शादी नहीं करेंगी? देखिए, उसमें पेरेंट्स की जो स्पॉइल्ड पेरेंटिंग होती है, हाँ। वो उनके अपने लिए ही बुरी होती है। हमारे पास समटाइम्स जब लोग आते हैं, आमने सामने बैठे हुए हैं, ये मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस होती है जब सब पेरेंट्स सामने बैठ के कहते हैं कि हमें ना आप एक काम करें, बस लड़का अच्छा हो, उसके अंदर क्रेडिबिलिटी हो, पोटेंशियल हो, हम उसको सेट कर देंगे।
अच्छा, हम उसको पैसे शैसे भी दे देंगे, हम लड़की घर वाले शर भी कहते हैं? जी जी बिल्कुल कहते हैं। ये तो लड़की, अब वो कौन कहते हैं? हर लड़की वाले नहीं कहते। हाँ, वो कौन कहते हैं? जिन्होंने अपनी बच्चों को स्पॉइल्ड किया और हुआ। ये उनकी अपनी गलती है, डेफिनेटली अपने लिए है। उन्होंने खुद मसला बनाया हुआ है। एग्जैक्टली वो लड़का क्या करेगा? वो लड़का जाहिर है वो उसको तो जॉब लग रही है ना कि अच्छा चलो ठीक है मेरी तो जॉब लग गई है, घर बैठे सब मैं तो कुछ मिल 5 रहा लाख रुपए महीना मिल रहा है, क्या एक लड़की के साथ शादी की हुई है मैंने हम्म। और उसको खुश रख रहा हूँ। ऊंची आवाज़ में बात करोगे उस इन लॉ को, उसको कॉल आ जाएगी दामाद को, हाँ भाई क्यों मेरी बेटी से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो? हाँ तुमने किधर घर किधर लोगे, गाड़ी कौन सी होगी तुम्हारे पास, कौन सी जॉब करोगे, बाउंड होता है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ये कॉमन प्रैक्टिस है, ये कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैं आपको बता रहा ड्रामों हूँ। में, फिल्मों में ये भी हम आपको देखते हैं। आसपास नज़र आता है कि जाहिर है वो करते हैं, वो इतना ज़्यादा उनको करते हैं ताकि वो कंपनसेशन बच्ची को मिले। वो बच्ची उस घर में जो है ना वो ऐसे रहे कि यार देखा मेरे बाप के पैसों की वजह से ना तुम लोग ज़्यादा जुबान ना खोलना। लेकिन ये कोई श्योरिटी तो नहीं है शादी चलाने के लिए। डेफिनेटली नहीं है। 2 साल, 5 साल, बिल्कुल 10 साल, इसके बाद सब खत्म हो जाता है। इसमें आजकल के बच्चों को ये करना चाहिए हाँ। कि अगर आपके पेरेंट्स आपको अंधाधुंध देते जा रहे हैं, हाँ। आप खुद स्टॉप लगाएं। आप देखें अब आप 18 प्लस हो चुके हैं, अब आपने जॉब की डिग्री भी करवा दी है, आपके पेरेंट्स ने आपको पैसे शैसे भी दे दिए, अब आप अपना मनी अर्न करें। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको शायद जॉब करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अगर उनकी 1 लाख सैलरी है तो वो घर से 10,000 भी नहीं लेते, हालांकि वो लेने को 10 लाख भी ले सकता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लोग होते हैं और उनकी फिर ज़िंदगी में माँ बाप इंटरफेयर भी नहीं करते। दे नो कि जी ये इंडिपेंडेंट हो चुका है या हो चुकी है। अब ये बंदा या बंदी अपने डिसीजंस खुद ले रहा है और जो अपने डिसीजन खुद लेता है उसकी शादी कंपैरेटिवली इजी होती है। तो ये तो हो गया पापा की प्रिंसेस वाला। लड़कों की तरफ ज़रा आते हैं। हाँ, लड़कों की तरफ ये कि लड़के इनसिक्योर ना हो, एक तो इमोशनली भी और फिजिकली भी। ठीक है, मतलब बहुत से लड़कों को देखेंगे आप, उनको करियर से लड़कियों की बहुत प्रॉब्लम होती है। उनका ये होता है कि जी बाहर जाएगी, पता नहीं क्या होता है, इतने लड़के घूम रहे होते हैं, पता नहीं हमसे ज़्यादा पैसे कमा लेगी तो हमारे ज़ुबान से निकल आएगी उसकी। और वो उनके डिफरेंट ना उस माइंडसेट को बहुत ज़्यादा, एक मर्द का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको एज अ कंपटीशन ना देखें, एज अ पार्टनर देखें कि अगर वो जर्नी शेयर करेगी तो वो आपके लिए भी इक्वली बेहतर है। आपके फाइनेंशियल्स भी थोड़े से कंपैरेटिवली स्ट्रेस आपका कम होगा। आपको एक पार्टनर जो है वो आपको हेल्प आउट कर रहा है, तो वो मर्द का सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है इन एनी सेंस। ठीक है, एक हो गया फिजिकली। फिजिकली इनसिक्योरिटी भी यही आती है ना कि जी जॉब पे कोई है, कोई अच्छा सा मर्द उस बेहतर शेप का कहीं नज़र आ रहा है तो वो कहेगा जी ये मैनेजर इसका इस तरह का है, अच्छा तुम जॉब पे नहीं जाओगे। तो ऐसी शादी का क्या फ़ायदा जिसमें ट्रस्ट ही नहीं है? डेफिनेटली देखिए ट्रस्ट के बगैर तो कुछ नहीं चलता। बट ये कॉमन प्रैक्टिस है कि लोगों को हमें मर्द ज़्यादातर यहाँ पे ना पिंजरे में कैद करने के आती हैं। अच्छा, उनको बहुत ज़्यादा उनका माइंडसेट ऐसा है कि बस 4 दीवारों से बातें किया करो, जब मैं घर आया करूँ तो पूरी दुनिया जो है ना वो मेरे गिर्द घुमाया करो। तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर होना ज़रूरी है, वरना डेफिनेटली कुछ भी आपके जहन में किसी तरह के ख्याल आ सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह भी होता है ना, शादी से पहले जो लड़की करियर ओरिएंटेड है, लड़के कहते हैं हाँ हाँ ठीक है तुम जॉब कर लें, लेकिन जैसे शादी होती है वो उसको कहते हैं कि तुम जॉब नहीं करोगे, अब घर बैठ जाओ। अब वो लड़की क्या करे, अब तो शादी हो गई है। हाँ अच्छा, इसमें आप देखिए यहाँ पे अपनी क्लियर कम्युनिकेशन प्री मैरिटल फेज़ में आपको कर लेनी चाहिए। लड़की को भी लड़के को भी होता ये कि माँ बाप को जब अच्छा सा रिश्ता नज़र आ रहा होता है ना, और लड़की को भी लग रहा होता है कि अच्छा चलो ठीक है ये ज़रा पोटेंशियल कैंडिडेट है, मेरे थोड़े बहुत बेसिक टिक हैं। अब इतना फुकदान है मैच मेकिंग के पूरे प्रोसेस में कि लोगों को तो अच्छे कैंडिडेट ही नहीं मिलते। जब वो मिलते हैं तो वो अपनी पूरी ख्वाहिशात जो है ना वो अभी अपने सामने रखते ही नहीं। कहते हैं कि पता नहीं माइंड तो नहीं कर जाएंगे, पता नहीं वो लड़का एकदम से वो ये तो नहीं कहेगा यार मैं क्या बात बोल रही हूँ। लेकिन शादी करना गोल नहीं है, शादी चलनी भी चाहिए। आपके अगर आपको 37 की हैं आप और आपको लग रहा है कि अच्छा अब लड़का मिल गया है और अभी भी आप खुल के बात नहीं कर पा रही हैं अपनी शादी मैच मेकिंग का जो भी आपका कंसर्न है, रिक्वायरमेंट है, तो फिर आप 37 में भी यू हैव नॉट अंडरस्टूड कि शादी है क्या। पर ज़्यादातर वैसे ये गलतियाँ 37 की लड़कियाँ करती नहीं हैं। दे चूज़ के वो कहती हैं कि जी हम ठीक हैं, हम ठीक हैं, हमें अब चाहिए तो हम अब ज़्यादा चेकलिस्ट थोड़ी सी कंपैरेटिवली लंबी है, सही तो ये हो जाता है। ठीक हो गया। अब एक लड़का और लड़की शादी के लिए खुद को तैयार किस तरह करे? गुड क्वेश्चन। अच्छा इसके अंदर देखें ये सब्जेक्टिव है, हर किसी का ना बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है। आपका सवाल ये होना चाहिए कि लड़के आजकल शादी करें ही क्यों, या लड़कियां शादी करें ही क्यों, करें ही क्यों। मतलब देखें तैयार होना के लिए ना आपको ये होता है कि आप पहले से ही किसी चीज़ को अच्छा समझते हो। हाँ। जैसे आप कहते हो यार मैं अच्छी जॉब करने जाना चाहता हूँ, हाँ। ठीक है, तो आप कहते हो यार ये जॉब अच्छी है, अब मैं इसकी तैयारी करूँगा, ये पेपर मैंने देना है अब मैं इसकी तैयारी करूँगा। यहाँ पे आजकल की जनरेशन शादी को अच्छी चीज़ समझती ही नहीं है।
उनका इस चीज़ से ट्रस्ट उठ चुका है। वो कहते हैं जी क्या फाइनेंशियल बर्डन, आए दिन स्कैम्स की बात कर लें, फाइनेंशियल बर्डन मर्दों के ऊपर, औरतों को लगता है वैसे ही वो केज हो जाएंगी, ससुराल, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, टॉक्सिसिटी, एंगर इश्यूज़, चाइल्डहुड का पूरा पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी, तो वो सब कुछ जो है वो उन लोगों को वैसे ही इतना बैगेज लगता है। वो कहते हैं भाई हम वी आर चूजिंग टू स्टे टुगेदर टू सिंगल, ठीक है। अब मर्द जो है वो उसको होश आ रही है आजकल 30 के बाद, जब थोड़ा सा डेटिंग एक्सपीरियंस से भी गुजर चुका है, थोड़ी स्टेबिलिटी भी आ गई, पार्टी शार्टी भी कर लिया उसने, और उसने मल्टीपल जो हैं अफेयर्स चलाने के बाद थोड़ा सा ठंड पड़ गई है उसको। अब वो कह रहा है कि अच्छा मैं अब ज़रा वर्जन लड़की की तलाश में हूँ, जिसके अपने कोई एक्सपीरियंसेस ना हो, जिसको मैं अपने मुताबिक घुमाऊँ फिराऊँ और उसको थोड़ा टेम कर सकूँ, और मासूम भी हो, मेरी फैमिली को तो ऐसे एक्सेप्ट करे जैसे मेरी उसकी अपनी फैमिली है। लेकिन मैं उसकी फैमिली को ऐसे एक्सेप्ट करूँ ना करूँ वो मेरी मर्जी। तो लोगों के लिए शादी क्यों ज़रूरी है, पहले तो हमें उस चीज़ की तरफ आना है। अब लोग मतलब मिसाल दें, लड़की के लिए वो एक फियर है शादी करना, मतलब वो उस फेज़ में है कि यार उसके बाद मेरा पूरा फ्रीडम चला जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा, मैं फाइनेंशियल भी पता नहीं मुझे ज़्यादा देते हैं कि नहीं देते, कल को बच्चा होगा तो मैं उसके साथ जॉब कैसे करूँगी, मेरा पूरा करियर स्टेक पे चला गया है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि शादी करनी एग्जैक्टली क्यों चाहिए और क्यों इनके लिए आज भी ये रेलिवेंट चीज़ है। देखें, अगर आप शादी नहीं करते, बहुत रिसर्चेस हैं, औरतें जितना मर्जी करियर में स्टेबल क्यों ना हो जाएं, कितना मर्जी ही अचीवमेंट क्यों ना हो, उनको आप 35 to 40 की एज के बाद उनसे पूछें, डू दे फील प्राउड of what they have done? बिल्कुल। They are in a regretful position कि नहीं हमारा इमोशनल वॉइड, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं हम चाहते हैं कि हमारी इमोशनल कनेक्शन हो, पार्टनर हो, फैमिली हो, बच्चे हों, ठीक है। और मर्दों को भी ये सारा जितना ये जो डेटिंग पार्टी एक्सपीरियंस जो ये कर चुके होते हैं, स्पिरिचुअली अपने आप को लॉस्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ के बहुत ज़्यादा इनको इश्यूज़ फील होते हैं। एक पार्टनर से जो स्टेबिलिटी रिसर्च कहती है वो आपको मिल सकती है इमोशनली एंड सेक्सुअली, वो आपको मल्टीपल पार्टनर्स से नहीं मिल सकती। और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स के हैं वो आपके ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। तो इस चीज़ को लेके इन लोगों को थोड़ा सा ना चाहते हुए भी शादी को एक उस इदारे की तरह समझना चाहिए जो सिविलाइज्ड है, और आइडियलाइज करें इस चीज़ को कि जी अब हम थोड़ा स्टेबल होने लगे। अब वो तैयार कैसे करें खुद को, पहले तो ये समझें कि शादी कोई ना ये गूज बम्स का नाम नहीं है। सही बात है कि गूज बम्स आए 1 सेकंड 2 सेकंड बाद खत्म हो गया कि जी अच्छा क्या बात है शादी, ओ माय गॉड रोमांस होगा इसके अंदर, ठीक है, हम ट्रिप्स पे जाएंगी। लड़कियों का होता है कि अच्छा चलो माँ बाप कहीं नहीं लेके गए, अब शोहरों से ये एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लें। इन सारी एक्सपेक्टेशन से निकल के पहले तो उनको ये बताना है कि जी ये कोई रोलर कोस्टर नहीं है, इसमें टर्बुलेंस डिफरेंट किस्म की है। आपने इसको एक इदारे की तरह समझना है जो कि बेहतर तरीके से एक आने वाली ज़िंदगी जो हमारे चाइल्ड हैं उनकी सर्वाइवल की एक बहुत इम्पोर्टेंस है, और उसको लेके हमने इस इदारे को समझना है। अगर हम इसको अभी तक मूवीज़ की तरह समझेंगे तो डेफिनेटली वो एक्सपेक्टेशन फेलियर भी हैं। हमारे पास आने के बाद काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स से जब हम डिवोर्स रीज़न पूछते हैं, हमें कहते हैं जी वो इमोशनल अवेलेबिलिटी उनकी नहीं है, वो हमारे साथ जो कुछ से टाइम शेयर नहीं करता या करती, ठीक है। और लड़कियों के हवाले से जी वो बिल्कुल उनका सिर्फ फाइनेंशियल ही हमसे डिमांड है, सेपरेट कर दो फैमिली से, अलहदा कर दो, बच्चे मैं अभी नहीं करना चाहती। तो इस तरह की जब कंसर्न्स, तो जो शादी का कोर है वो उन चीज़ों से थोड़ा सा हम स्लिप अवे हो गए। हम लोगों ने उसको थोड़ा सा वो कह लें कि थोड़ा सा रोमांटिसाइज ज़्यादा कर दिया है। बिल्कुल सही। वो डेटिंग में वही चीज़ उनको बड़ी अच्छी लग रही होती है कि यार ये सब कुछ है, लेकिन डेटिंग में जब कमिटमेंट आती है तो लड़के भी भाग जाते हैं और काफ़ी हद तक कोई लड़कियां भी आजकल भाग जाती हैं, क्योंकि व्हेन इट गेट्स रियल ना कि जी कमिटमेंट में ये नहीं होगा कि आपका एक दिन, आपको 10 में से 5 दिन आपको नहीं अच्छे लगेंगे। मतलब हो सकता है कि यार यू डोंट फील लाइक यार क्या बात है मेरा पार्टनर, इसको देख के तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है। वो लड़ाई भी होगी, आपका मूड भी ख़राब हो सकता है, आपकी अपनी बॉडी इजाज़त नहीं देगी कुछ चीज़ों के लिए, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे आपका बॉन्ड है बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ, आप एक दिन सडनली ये तो नहीं कहते नाउ आई डोंट फील लाइक बीइंग योर सन और अ डॉटर, आप मेरे अब्बा या अम्मा नहीं रहे अब, ठीक है। तो वो हैं कभी आपको अच्छे लगते हैं कभी नहीं, लेकिन दे आर विद यू। तो लाइफ में जो आपका जो स्पाउस है वो भी आपका सबसे इंटीमेट है, वो तो आपके साथ सबसे ज़्यादा लाइफ में जर्नी शेयर करने वाला है। लेकिन अगर आपकी जर्नी ही 20,000 लोगों से शेयर हुई हुई है तो आपने बड़ी शैलो डेफिनेशन है आपकी, मतलब शादी के लिहाज से या लाइफ के लिहाज से, जिसमें आपको
फास्ट फूड के बिजनेस की तरह यहाँ बर्गर खाना है, कभी पिज़्ज़ा खाना है, कभी फ्राइज़ खानी है, ये सब्जियां हैं। शादी एक सब्जी है जो हेल्दी है लेकिन थोड़ी बोरिंग है। एक लड़का है जिसकी शादी हुई हुई है, शादी के बाद अब वो पार्टियों की तरफ आता है, तो उसकी क्या इमोशनल या स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी है, वो तो ये चीज़ें शादी के बाद करने लगा है। अच्छा, शादी के बाद सडनली आ गया उसकी, मतलब ये थोड़ा सा अनयूजुअल केस है क्योंकि अगर अच्छा शादी के फौरन बाद उसको वो, क्योंकि अच्छा दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि वो तब फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था और इतना ग्रूम नहीं था, वाइफ आई, उसने उसको थोड़ा बहुत तैयार किया, कपड़े शपड़े पहनाए, उसके बाल शाल बनाए, उसकी जॉब का उसको, क्योंकि वो बच्चों की वजह से उसने थोड़ा प्रेशर लिया तो अपने करियर में भी ज़रा थोड़ा स्टेबिलिटी लेके आया। अब उसको सडनली लगा यार मेरी गेम तो स्ट्रांग हो गई है, ठीक है, अब तो यार मैं शादीशुदा हूँ लेकिन फिर भी आसपास लड़कियाँ जो हैं वो मुझे बड़ा सीरियस लेती हैं, मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरे साथ इंटरेस्ट शो करती हैं। और इसी तरह मैं अपनी अब लाइफ में थोड़ा सा जो मैंने पहले एंजॉय नहीं किया वो अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन तैयार तो आपको उस बीवी ने किया है, उसी को धोखा दे रहे हो। शादी के बाद चीट करने की क्या तुक बनती है? अच्छा, शादी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ आ जाते हैं अब। हाँ। अच्छा, ये कुछ लोगों को ये आदत होती है, कुछ लोगों की ये आदत है, ठीक है, और ये आदत पहले तो एक्सपोज हो नहीं सकती। इसमें दो तीन चीज़ें हैं। हाँ। एक्स्ट्रा मैरिटल की ना बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी ने बहुत ज़्यादा डेटा मतलब कंपाइल किया है। हाँ। उसकी मल्टीपल रीज़न है और बड़ी सब्जेक्टिव है। कुछ लोगों का इमोशनल वॉइड है, कुछ लोगों की फिजिकल नीड है, लेकिन इसमें ना आपको मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। मर्दों के लिए, साइकोलॉजिकली बता रहा हूँ, मर्दों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर औरत इमोशनली चीट कर रही है तो वो उसको इतना बॉदर नहीं करती चीज़। अच्छा, मर्दों को नहीं करती इमोशनली? मर्दों को, और उनको उसकी रीज़न है। मैं आपको कंपैरिजन भी दूंगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। ओके। अब वो इमोशनल, क्योंकि उसको लग रहा है कि अच्छा चलो ठीक है, वो जो मुझसे बार बार एक्सपेक्टेशन डेवलप कर रही है, बार बार टाइम पे नहीं आते, ऑफिस में मुझे 4 दफ़ा कॉल कर रही है, अम्मी ने फलाने ने ये कह दिया, अब्बा ने, उसको इमोशनल चीटिंग का पता भी नहीं चल रहा, उसको तो सडनली लग रहा है कि यार अब तो बड़ा सुकून हो गया, क्योंकि वो इमोशनल अपना वॉइड औरत किसी और से पूरा कर रही है। ठीक है, अब इसको वाइस वर्सा कहते हैं। ठीक है, औरतों को अगर फिजिकली चीटिंग का पता चल भी जाए, ये डेटा बड़ा थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है कि सिर्फ वो फिजिकली इन्वॉल्व था, दैट वाज वन नाइट समथिंग, ठीक है, और लेकिन अगर वो इमोशनली चीटिंग कर रहा है और वो इमोशनली उससे अटैच है और उसके साथ उसकी इन्वॉल्वमेंट इमोशनली काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर वो टोटली तौर पे शादी नहीं चल सकती। अच्छा, मतलब कि लड़कियों के लिए इमोशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लड़के के लिए फिजिकल। और इसके पीछे क्यों है रीज़न, आप खुद सोच के देखें। बेसिकली होता ये कि जब इमोशनल अटैचमेंट है ना किसी मर्द की अपनी बीवी के होते हुए दूसरी औरत के साथ, तो उसके अंदर टाइम ज़्यादा स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, उसके बाद फिर फाइनेंशियल्स भी इन्वेस्ट हो रहे हैं। इमोशन है तो उसमें वेल बीइंग भी आएगी, उसमें ख्याल भी आएगा, उसमें बर्थडेज भी आएंगी, उसमें टाइम की शेयरिंग भी होगी, और फिर लेटर ऑन वो शायद दूसरी बीवी की तरह सामने भी आ जाए। लेकिन अगर सिर्फ फिजिकल थी और औरत को पता चल गया है कि जी अच्छा ये तो मतलब कहीं से होके आया है, मतलब मे बी शायद किसी स्पेसिफिक एरिया से होके आ गया, वो डैमेज करेगी। लेकिन दैट इज स्टिल साइकोलॉजिकली कह रहे हैं कि दैट इज स्टिल रिपेयरेबल इन टर्म्स ऑफ कि शादी फिर भी चलती रहेगी। लेकिन अगर मर्दों को पता लग गया है इधर से कि वो फिजिकली औरत ने मुझे चीट किया है, तो वो फौरन से छोड़ देंगे, क्योंकि उनको ये है कि पता नहीं बच्चे ये मेरे हैं कि नहीं, वो क्वेश्चन करने लगते हैं। क्योंकि और मर्द औरत को एक प्रॉपर्टी की तरह देखता है, सेक्रेड प्रॉपर्टी की तरह कि जी ये मेरी है, मेरी पोसेशन है, इससे मेरे किड्स ने सर्वाइव करना है, हाँ। आगे लेके चलना है। तो वो जब फिजिकल डिस्टॉर्शन हो रही है तो उसमें मर्द की तरफ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन इमोशनल में है। तो ये इंटरेस्टिंग है गेन्स की वजह से कि हम दोनों एक दूसरे से डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, सीख करते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बहुत सी चीज़ें, 2-3 चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जो रीज़न बनती है जी। एक ये बनती है कि लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक शादी करते ही नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो जब शादी करने लगते हैं अपने पेरेंट्स को माइंड में रखते हैं। हाँ। कि जी मेरे पेरेंट्स को वो संभाल लेगी कि नहीं संभाल लेगी, ठीक है। सेकेंडली ये कि उनको पसंद तो वो सारी वो गोरी लड़की की तरह वेस्टर्न आइज औरत, बड़ी बोल्ड, कम्युनिकेशन अच्छी, पढ़ी लिखी, कॉन्फिडेंट, वो ऑफिस में उसको बहुत पसंद आती है, लेकिन वो उसको बीवी की तरह इसलिए नहीं एक्सेप्ट क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटी नहीं जा रही। अब उसकी अट्रैक्शन जो है वो किसी ऐसी औरत के साथ है जो कि ह्यूमनली पॉसिबल है और होना भी ऐसा ही चाहिए। लेकिन वो एक मजलूम भोली भाली एक औरत ऐसी ले आया जो ज़्यादा आवाज़ नहीं निकालती, जिस पे वो अग्रेशन, अपनी अथॉरिटी वो रख रहा है।
तो जब वो ऐसा होगा तो डेफिनेटली आपका स्पार्क तो डेवलप नहीं होगा और आपकी अट्रैक्शन भी फील नहीं होगी। आप सेक्सुअली इवन इफ यू आर देयर यू आर नॉट देयर, तो आप डिस्टॉर्ट फील करोगे। फिर अगर आप जाहिर है पोटेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं और आपकी स्टेबिलिटी बेहतर हो गई है, तो फिर देयर आर लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटीज कि डेफिनेटली आपका कहीं ऑफिस में चक्कर चलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो आप इंटरेस्ट शो करोगे। क्योंकि शादी तो आपकी पहले से हुई हुई है, तो शादी तो आपको आपकी साइड हुई चिक है। चाहिए कोई। अच्छा, साइड चिक भी देखें, औरत ही बन रही है। हम यहाँ पे एक चीज़ को देखें कि हम लोग ना मर्दों की अकाउंटेबिलिटी जब ठहराते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो इसमें ये चीज़ देखनी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो मर्द के साथ नहीं चला रहा। वैसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिसमें मर्द के साथ ही चल रहा था। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। इस केस के बारे में बात कर सकते हैं? हम बिल्कुल कर सकते हैं। और वो हाईलाइट किया गया था वाइफ की तरफ से उस मर्द की। अच्छा। उन्होंने रीच आउट किया था हमें प्री मैरिटल काउंसलिंग के लिए, पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के लिए, बेसिकली पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग के लिए। उनका ये कंसर्न था कि आई एम डिस्टर्ब्ड और इस तरह से। और हाईलाइट ऑफ द टॉपिक इज बीइंग एनोनिमस कि उनके मर्द शुरू से शादी से पहले भी इन्वॉल्व थे एक लड़के के साथ, ठीक है। और उनके व्हाट्सएप से उस औरत ने, उनकी जो वाइफ हैं, उन्होंने डेटा निकाला एंड दे वर इन्वॉल्व्ड। और उनका काफ़ी ज़्यादा, हालांकि उनकी शादी 8 साल से 6 या 8 साल से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, तो उनकी चल रही थी और दे वर वेरी हैप्पी। वो बहुत खुश थे और उनका मतलब वो मामलात, एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन सडनली ही गॉट टू नो कि जी फिजिकली तो, अब इसके बीच में बहुत से ऐसे फैक्टर्स आ जाएंगे जो मैं उस तरह से ओपनली नहीं बता सकता। उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, उसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, कल्चरल सप्रेशन है, औरत का ना होना, फिर नर्चरिंग है कि उसके अंदर क्यों एक मर्द ने इस तरह से परसू किया। वो एक पूरा एक समंदर है जिससे बहुत से लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ये रियलिटी है। हम अगर कहें कि जी नहीं, यहाँ होमोसेक्सुअल्स एग्जिस्ट नहीं करते पाकिस्तान के अंदर, तो ये आंखों पे पर्दा डालने वाली बात है। इट इज़ वेरी कॉमन। अपनी आंखें बंद करता है तो समझता है शिकार नहीं होऊंगा मैं। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले वही शिकार होता है फिर। तो हमारे यहाँ ये रियलिटीज़ हैं। और जब वो जाहिर है कि अगर वो शादी से पहले रही हैं तो वो हमें बना चुकी हैं, हम शादी के बाद भी उसी चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। अच्छा, हम औरतों के पर्सपेक्टिव से भी एक्स्ट्रा मैरिटल को हम डिस्कस कर लें कि वो कुछ औरतें जो जाहिर है कि सर्वाइवल के तौर पे इस चीज़ को मैच मेकिंग के दौरान देख रही होती हैं कि उसका घर कितना बड़ा है, उसकी गाड़ी कितनी अच्छी है, वो स्टेबल कितना है, और उसका थोड़ा सा सोसाइटी में टिका कितना है, उसको काउंट करती हैं। और उसका कोई से है कि नहीं, हाँ से है कि नहीं, वो देखती हैं घर में मेरे लिए स्टैंड लेगा कि नहीं लेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जब सब कुछ उस चीज़ को लेके परसू कर रही होती हैं, तो वो एक फंडामेंटल चीज़ वो मिस करती हैं डेफिनेटली, वही कि ये बंदा एज अ इंसान भी क्या है, कौन है, कहाँ से आया है। उनकी वो प्रायोरिटी पे कभी वो चीज़ रहती नहीं है। तो अब होता ये डेफिनेटली कि जो आपने रिक्वायरमेंट थी आपकी मैच मेकिंग के दौरान, आपकी एक्सपेक्टेशन और रिजल्ट भी वही आएगा। हमें लोग कहते हैं डिवोर्स के टाइम पे जी इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। कभी हमसे मैच मेकिंग के प्रोसेस के दौरान तो कभी किसी ने नहीं पूछा कि जी इमोशनल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उस टाइम बता दे तो ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। हाँ, कि अगर किसी को इमोशनली अवेलेबल होना चाहिए, इमोशनली अवेलेबल हो। लेकिन अगर वहीं पे मैं कहूँ ना इमोशनली अवेलेबल है, उसकी सैलरी शायद 60-70 हज़ार रुपया है, घर शायद अपना नहीं है, ये मैं भी सैलरी बढ़ा दो, और एक तरफ से एक बंदा जिसका घर अच्छा है, गाड़ी अच्छी है, और वो इमोशनली थोड़ा कम अवेलेबल है, नहीं कम चलेगा, तो डेफिनेटली ये होता है। तो जब हमने प्रायोरिटाइज ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों को किया है, तो डेफिनेटली आपको अगर कल को कोई डीएम करेगा और थोड़ा इमोशनली अवेलेबल होगा, आपको टाइम देगा, आपको वो जो बंदे काम करने वाले होते हैं ना, उनसे स्मेल आती है पसीने की। क्यों आएगी? क्योंकि मेहनत से कमाते हैं, मेहनत का पसीना है। हर कोई कॉर्पोरेट की जॉब नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। कुछ लोग जेन्युइनली बहुत ज़्यादा हार्ड एंड मनी जो है ना उनके लिए बहुत मुश्किल है, वो एक्चुअल में फिजिकली मेहनत भी करते हैं। तो जब वो घर आएगा ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में नहीं आएगा, वो बाहर धक्के खा के आ रहा है जिस तरह के हालात हैं लोगों को। अब वो आने के बाद अब वो उसके पास ये नहीं है कि जी परफ्यूम लगा के करना चाहिए सब कुछ, मैं ये बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन वो इतना ज़्यादा आपको वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट एक बॉयफ्रेंड की तरह फील नहीं आएगी। वो एक बंदा अपनी रोल प्ले कर रहा है, उस ड्यूटी को वो निभा रहा है। तो सडनली आप उसको अगर कंपैरिजन करने लगें किसी ऐसे लड़के से जो कि वेला है और उसका काम ही यही है कि वो टाइम उसके पास है, बाप का पैसा उसके पास है, और वो इमोशनली वो क्योंकि इतना डेट कर चुका है लड़कियों को, उसको उनकी नस नस का पता है कि अच्छा ये करूँगा ना तो ये होगा, इसको 5 दिन मैसेज नहीं करूँगा, ये छठे दिन मुझे मैसेज करेगी। उनको बड़ा पता होता है। लेकिन जो बेचारा एग्जैक्टली काम कर रहा होता है, जिसने सिर्फ टाइम ही अपना दिमाग ही इन चीज़ों में लगाया होता है, वो थोड़े से, हमारी ज़ुबान से देखा जाए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़े से झल्ले हो गए हैं, क्योंकि वो बेचारे उनकी प्रायोरिटी नहीं थी
कि जी औरतें कैसे काम करती हैं, उनका दिमाग कैसे काम करता है, वो डायरेक्ट डेटिंग का उनको टाइम ही नहीं मिला, वो बेचारे अपनी स्ट्रगल में पड़े हुए थे। अब उनको जब वो ऐसी कोई ख़वातीन मिल गई जिनकी अपनी कोई करियर गोल नहीं थे और उनके लिए ये मैटर करती हैं चीज़ें, तो वो फिर अपना रास्ता खुद तलाश करती हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि अमीर लोग जब पार्टनर चूज़ करते हैं तो उनके क्या पैरामीटर्स होते हैं और गरीब लोगों के क्या होते हैं? अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंगली ये मैं सब्जेक्टिव हो रहा हूँ, थोड़ा सा बायस्ड भी हो रहा हूँ इस हवाले से कि जब हमारे पास जो एलीट जो फैमिलीज़ हैं, जब वो हमें अप्रोच करती हैं, तो वो बज़ाहिर ज़्यादातर यही कहती हैं कि हम हम्बल हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी का घर किधर है, किसी का कोई किस तरह रहता है, बस अच्छी लड़की हो या अच्छा लड़का हो, ठीक है, बाकी हम कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन जब मैच मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है ना, तो सब कुछ सामने आ जाता है। सही बात है, डिमांड्स भी आ जाती हैं। अच्छा, और इट मेक सेंस। देखिए, अब एक बंदे ने, एक बच्चे ने, एक जैसे लड़की को ही ले लें, जब उसके माँ बाप ने उसको एक कनाल में एक बड़ा सा रूम दिया, ठीक है, एक कनाल के घर के अंदर, और उसको हर फैसिलिटी दी, एसी उसका लगा हुआ है, उसके अंदर एयर प्योरीफायर उसके अंदर पड़ा हुआ है, डिस्पेंसरी उसके अंदर है, छोटा मिनी फ्रिज रख के दिया, उसको आदत है। वो सडनली एक 5 मरले के घर में, जिसमें उसका शायद वॉशरूम ही उसके कमरे जितना हो, वो उसको जाके रहना पड़ेगा, तो ये रियलिस्टिक बात नहीं है। ये उस लड़की के साथ ज़्यादती हो जाएगी। मैं इस एंगल से ये कहता हूँ कि अगर आप इतना पोटेंशियल कर रहे हो, आप बच्चों को इतना ट्रीट करो कि फिर उनको ये स्ट्रगल, इतनी आसाइशें दो जितनी कल को वो बंदी जस्टिफाई कर सके अपने लिहाज से। पॉइंट हम कुछ ज़्यादा ही वो मेहरबान हो जाते हैं, और कल को जब उनको, मतलब आप ये तो ऐसे ही है ना कि आप एक स्टेप बैक करते हो, आप नीचे आ रहे हो, एक सीढ़ी नीचे चढ़ते हो, तो वो फिर प्रॉब्लम आती है। और यही होता है जब मैच मेकिंग, वो कहते तो ये हमें बातें बड़ी बड़ी, लेकिन जब वो मामला स्टार्ट होता है तो फिर उनको अपने स्टेटस का ही चाहिए होता है, और उसके अंदर ज़्यादातर मटीरियलिस्टिक ही रहती हैं चीज़ें। अच्छा, और गरीब लोग? हाँ, ये गरीब लोग टोटली इमोशनल अवेलेबिलिटी से दूर हैं, और एक अमीर लोग टोटल इमोशनल अवेलेबिलिटी से दूर हैं। जो मिडिल क्लास है ना, उसके मसले हैं ये। अच्छा। हमारे यहाँ ज़्यादा मसले मिडिल क्लास हैं। गरीबों का क्या मसला? गरीबों का मसला वो चाहे वो रिक्शा चलाता हो, फलाना चलाता, उसकी जो ज़िंदगी में फाइनेंस के अलावा मसला ही कोई नहीं। वो तो उसी साइकिल, उसको फाइनेंस आज प्रोवाइड कर दो, उसकी ज़िंदगी खुश हो जाएगी। और एलीट में भी यही सिनेरियो है कि लोग काफ़ी हद तक अपना एक स्टेटस बचाने के लिए ही सही, काफ़ी कपल्स, मैं सिर्फ एलीट को नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि केसेस इस तरह के हमने एलीट को देखे कि वो सामने एक फसाड बना लेते हैं कि जी तू मेरी बीवी है, मैं तेरा शौहर हूँ, बच्चों को हमने रेस करना है, लेकिन ना तू मुझसे पूछी मैं कहाँ जाता हूँ, ना तुझसे मैं पूछूंगा तू कहाँ जाती है। अपनी अपनी ज़िंदगी में जिए और अपने अपने फाइनेंशियल, अपनी अपनी चीज़ें दबा के चलती रहें। तो ये कोई रियल लाइफ केस देखे आपने? ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं इसमें। ये बल्कि बड़ी कॉमन हो चुकी है ये बात। ये ऐसा नहीं है लोगों से छुपी हुई हैं ये चीज़ें, और ये हर जगह है। ये इस वजह से है कि कुछ लोगों के लिए डिवोर्स लेना आसान नहीं होता। कुछ लोगों के फैमिली मैटर्स इतने होते हैं, फैमिली बिजनेसेस इतने म्यूचुअल होते हैं, कज़न मैरिजेस हुई होती हैं, तो वो कहते हैं जो इतने मामला ख़राब होंगे, इससे बेहतर है आपस में अंडरस्टैंडिंग कर लो। सही बात। आपस में ही एक पेज पे आ जाओ और उस चीज़ को ज़्यादा डिस्टर्ब ना करो। तो वो उसी चक्कर के अंदर बिल्कुल सुकून से बैठे रहते हैं और उनको कोई इतने मसले मसाइल नहीं पेश आते, क्योंकि कमिटमेंट है लोगों के लिए। हमारे लिए जी हम सिंगल हो गए हैं अब। अच्छा, हाँ, टेबल पे अगर बच्चे हो गए हैं तो टेबल पे खाना इकट्ठे खा लेंगे, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी हमें मत बताएं। ठीक है। और ये आपको ये डेटिंग, ये मैट्रिमोनियल ऐप्स अपनी जगह, डेटिंग ऐप्स पे, डेटिंग वेबसाइट्स पे आपको ये कॉमन प्रैक्टिसेस मिलेंगी। उसमें आपको बड़ी डिफरेंट किस्म की इवन सेक्सुअल फैंटेसीज वाले लोग मिलेंगे, कपल स्वैपिंग वाले लोग मिलेंगे आपको। इट्स नॉट दैट ऑफ एन, मतलब बहुत बड़ी नीश की बात नहीं है डेफिनेटली, लेकिन जो इस नीश के लोग हैं, मैंने आपको बताया, जो ज़रा जिनका फाइनेंशियल मसला नहीं है इतना, वो उन चीज़ों को फिर वो एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि शादी से पहले लड़का और लड़की अपने अंदर इमोशनल और मेंटल क्वालिटीज़ कैसे डेवलप करें? पहले हमसे मैच मेकिंग करते थे, लेकिन हमें ये आइडिया हुआ कि लोगों के मैच मेकिंग तो शादियां तो करना चाहते हैं, लेकिन इतना बेचारे कल्चरली लेयर्ड हो चुके हैं, इतना नम हो चुके हैं, इनको पता ही नहीं इनके साथ हो क्या रहा है। और जिस तरह ये शादी में एंटर होना चाहते हैं, ये शादी में एंटर तो हो जाएंगे, लेकिन इनकी बर्बादी है। मतलब ये क्या एक्सपेक्टेशंस आपने सेट कर ली हैं, जिसके अंदर आप इतनी शैलो डेफिनेशन के साथ जा रहे हैं। तभी तो डिवोर्स रेट्स पीक पे हैं, आए दिन डिवोर्स, और ये ग्राफ अभी ऊपर जाना है।
इसी चीज़ को मद्देनजर रखते ऊपर हुए जाना है, नीचे नहीं नहीं आना। नीचे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसकी रीज़न यही है ना कि देखिए हम ट्रेन ही, आप खुद देखिए ना फ्लॉड सिस्टम्स, हमने ट्रेन ही नहीं किया। हमने किया क्या इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए? सही हमने बात। क्या स्कूल्स में क्या एजुकेशन दे रहे हैं कि जी शादी कैसे चलाई जाती है, सेक्सुअल एजुकेशन कैसे होती है, मेंटल हेल्थ क्या होती है? ये तो इदारे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। तो हमने फिर मेंटल हेल्थ काउंसलिंग को इनकॉर्पोरेट किया, फिर हम प्री मैरिटल काउंसलिंग देते हैं, फिर साइकोलॉजिस्ट के साथ जब हम आपका सेशन मैच मेकिंग के दौरान होता है, हम उसके अंदर भी रिकमेंड करते हैं कुछ लोगों को कि यू आर नॉट इवन रेडी फॉर मैरिज। अच्छा। आप तो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग पेरेंट्स की मर्जी से आए होते हैं। फोर्स किया होता है, जैसे पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा जी मेरी बच्ची की शादी करनी है, हमने ले आए। बच्ची अंदर बैठ के सेशन में कहती है मुझे तो शादी नहीं करनी। तो आप क्या करेंगे, किसकी सुनेंगे? बच्ची ने शादी करनी किसी ऐसे लड़के के साथ कर ले, वो बेचारा शादी करना चाहता हो। एक बेचारी सप्रेस्ड, जिसको मर्द मियाँ बीवी ने, उनके मतलब माँ बाप ने उसको भेज दिया, तो वो आगे शादी कैसे चलाएगी? वो तो तैयार ही नहीं थी। तो इस तरह के मसाइल को सॉर्ट आउट करने के लिए काउंसलिंग आम रखें लोग, ताकि अपने आप को बेहतर तरीके से समझें, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, और उसके बाद जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसको ट्रांसपेरेंट होके दूसरे के सामने रखें। अगर कोई भागता है तो भाग जाए, क्योंकि इस तरह जो आपने पकड़ा हुआ है ना अपनी तरफ से, वो कल को तब भी बुरे हालात में जाएगा हाथ छोड़ के। तो इससे बेहतर है कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अच्छा, एक चीज़ है कि पहले ज़माने में ना लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रिश्ते चल जाते थे, डाइवोर्स रेट भी कम थी। जितनी अवेयरनेस आ रही है, पढ़े लिखे लोग हैं, उतनी डाइवोर्स बढ़ती जा रही है। इसकी क्या वजह? अच्छा, इसकी तो बड़ी कॉमन सी वजह है हमारे यहाँ। या तो आप कहें कि जो पहले वाले लोग थे उनके कपल आइडियलाइज करते हो, हम कहें वाह क्या बात है यार, हमारे ताया ताई का कपल, हमारे माँ बाप का कपल, हमारे वो जो बुजुर्ग थे, क्या बात। एक ही अथॉरिटी होती थी, दबदबा जी, दादे का दबदबा होता था। वो एंटर होते थे कमरे में तो सब सांप सूंघ जाता था। वो इंसान थे या जल्लाद थे कि वो इतना, हमने वो तो समझ लें कि कॉम्प्रोमाइज से भरी हुई मैरिजेस थी। और उनकी जनरेशन, तभी तो हमारी जनरेशन सारी आसपास जो आप देखते हैं वो इसी तरह कॉम्प्रोमाइज है, जिनकी ना पेरेंटिंग अच्छी हुई हुई है, ठीक है, जिनको ना बेसिक सेंस नहीं है चीज़ों की, बेसिक ह्यूमन इमोशंस नहीं है, बेसिक फियर्स के साथ शादी में एंटर हो रहे हैं, और इतना डिस्टर्बिंग अपना चाइल्डहुड लेके जा रहे हैं विदाउट काउंसलिंग अपनी शादी के अंदर, कि जो एक्सपीरियंसेस उनके माँ बाप ने किए उनको लगता है हमारे साथ भी यही होंगे। उसी को रीलिव करते 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 वो ना भी होने हो तो वो कर बैठते हैं। तो वो पहले होता था ये, अब जब से जाहिर है वो खो रहे हैं लोग, ज़रा बात को समझ रहे हैं, चीज़ों को लेके चल रहे हैं। लेकिन दो एक्सट्रीम्स हैं, पहले एक एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज़ था, अब थोड़ा सा एक्सट्रीम शैलो लेवल है। अब जी इस कलर की गाड़ी नहीं मिली मुझे तो मैं जा रहा हूँ, अच्छा ठीक है। अब इस कलर का मेरा ड्रेस नहीं था तो शादी पे लड़ाई हो गई, फिटिंग नहीं थी तो शादी पे लड़ाई होगी। जब हम लोग इस तरह ज़ाहिर है मटीरियलिस्टिक उस चीज़ को भी कर रहे हैं तो उसमें मसाइल पैदा हो रहे हैं। थोड़ा सा रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, और शादी के फंडामेंटल को समझने की ज़रूरत है कि शादी आपको कुछ ऐसा नहीं देगी जो आप कहो कि जो आपको डेटिंग में, क्योंकि मज़ा, फ़न, इंडिपेंडेंस ये साइकोलॉजिकली है। देखें, अगर एक मर्द है उसके पास कमिटमेंट उसको दी ही नहीं गई, औरत ने कहा कमिटमेंट फ्री हो तुम, अच्छा, ठीक है, आपको कमिटमेंट फ्री हो, और आपके साथ में शादी की बात नहीं कर रहा, हाँ, मैं आप डेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें जी लिविंग रिलेशनशिप में उसकी सेक्सुअल नीड भी पूरी हो रही है, ठीक है, उसके पैसे भी कम लग रहे हैं, बाउंड ही नहीं है ना वो देने के लिए, ठीक है, और वो चल रहा है काम, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी शादी करने की? जब ज़ाहिर है इतनी शैलो डेफिनेशन आप बनाएंगे, जब उस चीज़ को लेके चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम मसाइल में शादी दूर चली जाएगी। तो हमें शादी के फंडामेंटल्स को समझने की ज़रूरत है कि जी ये कोई फ़न, अपनी ज़िंदगी से बड़ा मकसद है इस चीज़ का कि सॉर्ट आउट करें अपनी चीज़ें। हर जो चीज़ ज़िंदगी में जो आपको एक्चुअल में बोरिंग लगेगी, जिम जाना, मशक्क़त करना, काम पे जाना, लोग पैशन है काम का, मैं बड़े पैशनेट लोगों से मिला हूँ, 7 दिन में से ना 2 दिन ही काम करने का दिल करता है ठीक है, तो आपका को बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता। उसके अलावा आपका डाइट फॉलो करना, डिसिप्लिन होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना रखना, ये बड़ी कॉमन ये लोग इस चीज़ को एक बनाते हैं गेटवे कि मर्द की तो जबिल्लत है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखना, औरत क्या नहीं रख सकती? उसकी जबिल्लत नहीं है। आप प्रेगनेंसी के फेज़ में औरत की जितनी सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ती है उतनी तो मर्द की बढ़ती भी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब आपको ये क्या लॉजिक है? मतलब स्टूपिड लॉजिक। ज़रूरी नहीं है अगर आपकी जबिल्लत है किसी चीज़ की तो आपने करना है। मेरी जबिल्लत ये मैं उठ के किसी को थप्पड़ मार दूँ, तो मतलब ये तो नहीं मैंने कर लेना है। मेरे अंदर था ये इमोशन, मेरे अंदर एंगर था, मैंने मार दिया, और ये गलत है। हाँ, चाहे आपकी जबिल्लत कितनी ही क्यों ना। तो जबिल्लत का मतलब ये नहीं है कि आप कोई हैवान है जो चलते फिरते हर जगह शैलो डेफिनेशन की तरह इधर मुंह मार रहे हैं, उधर मुंह मार रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप ईजी होके
अपनी चीज़ों को समझें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। इतना ही आप प्राउड हैं तो जाके अपने माँ बाप को बताएं ना, मैं ये ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, या अपनी सिस्टर को बताएं कि मैं ये ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, या आप उस चीज़ को ऑफिशियली डिक्लेयर करके दिखाएं ना। यूरोप तक नहीं करता, क्योंकि एवरीबडी नोज कि जी मोनोगेमस रिलेशनशिप्स आर हेल्दियर, बेनिफिशियल एंड गुड फॉर मेंटल हेल्थ। तो ये जो लॉजिक देते हैं ना, ये बस अपनी आपको दिल को तसल्ली देने के लिए देता है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। थैंक यू समीरा फॉर हैविंग मी। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।